तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि उत्तराखंड की परीक्षाओं की एक नई सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास, जिसके अंतर्गत हम दो चीजों को पढ़ते हैं, कुमाऊं में चंद्रवंश और गढ़वाल में परमार वंश। और परमार वंश को हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कुमाऊं में चंद्रवंश। तो ज्यादा नहीं कहते हुए हम अपनी क्लास को हम यहीं से शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा पहले रिकॉल कर देते हैं कि उस टाइम मैंने फर्स्ट इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा की थी कि उत्तराखंड जैसे सपोज उत्तराखंड है, उत्तराखंड के इस भूभाग पर दो राज शक्तियां यहाँ पे एक दूसरे के समकक्ष यहाँ पे शासन कर रही थी, जिसमें कि गढ़वाल वाले क्षेत्र में तुम्हारे पास कौन थे? परमार। कौन थे? परमार। और यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे? चंद्रवंश चले। ठीक है, परमार वंश को हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारा चल रहा है चंद्रवंश के अंतर्गत एक राजा थे, उनका नाम तुम्हारा क्या था? रुद्रचंद। तो इससे पहले की क्लास में हमने रुद्रचंद के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो जाके पहले की क्लासेस को देखें, जिससे कि उनको एक अच्छी समझ बढ़ जाए उत्तराखंड के इतिहास को समझने में। ठीक है, तो रुद्रचंद से थोड़ा सा लास्ट में एक चीज टॉपिक छूट गया, थोड़ा सा रुद्रचंद के बारे में पहले करते हैं। रुद्रचंद के समकालीन यहाँ पे परमार वंश के जो राजा थे, वो उस टाइम तुम्हारे कौन थे? बलभद्र शाह। और पूरे उस टाइम पे पूरे इंडिया में तुम्हारे पास जो शासन कर रहे थे, पूरे जो भारत को कंट्रोल कर रहे थे उस टाइम पे कौन थे? अकबर। कौन थे? अकबर थे। अब ठीक हो गया। तो मैंने उस टाइम पे कहा था कि अकबर के जो तुम्हारे पास इसने नागौर अभियान में रुद्रचंद ने क्या करा था? अकबर का साथ दिया था। इसकी चर्चा हमको अकबरनामा से मिलती है कि गढ़वाल के एक राजा रुद्रचंद ने नागौर अभियान में अकबर का क्या किया था? साथ दिया था। जिससे कि मैंने कहा था कि जो तराई वाला भाबर क्षेत्र है कुमाऊं का, इसको उस टाइम पे कहते 84 लाख परगना। क्या कहते? 84 माल परगना। ठीक है, 84 माल परगना, या फिर उसको 9 लख जमीन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पे मानते हैं कि सालाना 84 लाख रुपए यहाँ से तुम्हारे पास टैक्स आता तुम्हारे पास इस तराई क्षेत्र से, इसको कुमाऊं को। ठीक है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? 84 माल परगना या 9 लख जमीन कहते हैं, जिसको कि कटेरियों से रुद्रचंद ने जीत लिया था। बाद में फिर से यहाँ पे अकबर की सेना यहाँ पे अटैक कर दिया है, लेकिन बाद में उनके बीच संबंध अच्छे स्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण जो तुम्हारे पास 84 माल परगना है, वो रुद्रचंद को तुम्हारे पास कौन दे देते हैं? अकबर दान में देते हैं। ठीक है, एक जागीर के तौर पर। फिर उसके बाद यहाँ की स्थिति तो हमको पता है कि इससे पहले रत्नचंद थे, उससे पहले तुम्हारे पास कौन थे? भारती चंद थे, जिन्होंने की पूरी डोटी की दास्ता को यहाँ पे 12 सालों तक युद्ध लड़ने के बाद क्या किया था? समाप्त किया था। ठीक है, तो मतलब कि पूरा कुमाऊं अब रुद्रचंद के समकाल जो रुद्रचंद के यहाँ पे शासन हो रहा था उस टाइम पे, मतलब कि पूरा का पूरा कुमाऊं जो आज देख रहे हैं वो तुम्हारे पास कौन चला रहा था उस टाइम पे? चंद्रवंश चला। ठीक है, अब रुद्रचंद को इस पर पूरा दिले की 1581 में। अब 1581 मैंने एक कहा था कि यहाँ पे एक ऐतिहासिक युद्ध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्वालदम युद्ध। क्या कहते हैं? ग्वालदम युद्ध कहते हैं। इसमें जो है कि बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच एक युद्ध होता है, वो तुम्हारे पास कहाँ होता है? ग्वालदम नामक स्थान होते हैं, और उसे हम बदानगढ़ी का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें कि रुद्रचंद वहां पे हार जाते हैं। उनके सेनापति तुम्हारे पास कौन थे? पुरुषोत्तम पंत। वहां पे क्यों जाते हैं? यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और पुरुषोत्तम पंत से एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, उन्हें हम कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस भी कहते हैं। ठीक है, अब रुद्रचंद के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कहा था कि वो रुद्रचंद एक योग्य शासक के साथ साथ एक साहित्य प्रेमी थे। कहते? हाँ, साहित्य प्रेमी थे, और इसलिए इन्होंने यहाँ पे 4 साहित्यों की क्या करी? यहाँ पे रचनाएं करी। उसको थोड़ा सा लिख देना, आप कौन कौन थे, पेपर में आ जाता है नंबर का। इसमें पहले तो तुम्हारा था त्रिवर्णिक। क्या था? त्रिवर्णिक धर्म निर्णय, पहला साहित्य इनका ये था। दूसरा था तुम्हारे पास सैनिक शास्त्र। दूसरा इनका था सैनिक शास्त्र। तीसरा था इनका उषा रागोदय। क्या था? उषा रागोदय। और चौथा था ययाति चरित्रम। इसमें लास्ट में इसमें जो रुद्रचंद इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया था। तो इस रुद्रचंद मैंने कहा कि एक योग्य शासक के साथ साथ एक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में अपनी सामाजिक स्थितियों, अपने मतलब कि अपने राज्य की सामाजिक स्थितियों को सुधारने के लिए यहाँ पे 4 साहित्यों की रचना करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिवर्णिक धर्म निर्णय। देखो, त्रिवर्णिक त्रिवर्णिक का मतलब होता है कि 3 वर्ण। कितने वर्ण? 3 वर्ण। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो तुम्हारे पास उस टाइम का चंद शासन चल रहा था, चंद वंश में जो तुम्हारा राज्य था उस टाइम का, वहां की सामाजिक जो तुम्हारे पास स्थिति होगी वो तुम्हारी कैसे होगी?
3 वर्णों में विभाजित होगी, ठीक है? जो उनका समाज रहा होगा वो 3 वर्णों में विभाजित होगा और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी वहाँ के ब्राह्मण थे, उनके बाद उनका कुल क्या होगा, ठीक है? उनका वंश कौन-सा है, कुल कौन-सा है, गोत्र कौन-सा है, वो पूरा एक किताब में उनको उन्होंने समायोजित किया था और उस किताब का नाम हम क्या कहते हैं? त्रैवर्णिक धर्म निर्णय कहते हैं। एक तुम्हारे पास है सैनिक शास्त्र, ठीक है? सैनिक शास्त्र तुम्हारे पास पक्षी आखेट से संबंधित है। किससे है? पक्षी आखेट। आखेट मतलब तुम्हारा क्या होता है? आखेट एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना। मतलब कि पक्षियों को शिकार करने के लिए। अब देखो अगर हम किसी जगह अगर हम शिकार कर रहे हैं तो किससे करेंगे? हथियार से करेंगे। लेकिन इस शास्त्र में ऐसी विद्या थी जिससे कि हम किसी मंत्र का उच्चारण करके पक्षी का तुम क्या कर सकते हैं? किसी भी जानवर का हम क्या कर सकते हैं? शिकार या आखेट कर सकते हैं। ये तुम्हारे पास सैनिक शास्त्र में है और लास्ट की उषा रागोदय और ययाति चरित्रम ये इनके पास क्या है? हमारे पास 2 नाटक है। क्या है? 2 नाटक है। इसको थोड़े यहाँ पे लिख देना, ठीक है? ठीक हो गया। अब रुद्रचंद हमारे यहाँ पे समाप्त हो गया। अब रुद्रचंद के बाद जो इनका पुत्र आएगा, अब थोड़ा-सा यहाँ पे लिखना, रुद्रचंद के बाद तुम्हारे पास कौन आता है? लक्ष्मीचंद। कौन आता है? लक्ष्मीचंद। ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लक्ष्मीचंद के बारे में, ठीक है? अब देखो लक्ष्मीचंद यहाँ पे क्या करते हैं? अब यहाँ पे जो राजनीतिक स्थिति कैसे हो रही होगी? क्योंकि देखो राजा बन रहे तो उसके पहले राजनीतिक स्थिति क्या रही होगी? गढ़वाल के साथ कैसे संबंध होंगे? अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच 1581 में ग्वालदन युद्ध हो चुका है, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं अब लक्ष्मीचंद क्या करेगा कि अपने पिता रुद्रचंद का यहाँ पे क्या करेगा? बदला निकालेगा और यहाँ पे जो तुम्हारे पास बलभद्र शाह है उसके बाद इनके पुत्र कौन आते हैं? मानसा। अब इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कुमाऊं में जो लक्ष्मीचंद थे वो तुम्हारे पास किसके समकालीन थे? मानसा के समकालीन थे। अब जो भी युद्ध होंगे वो किसके साथ होंगे? मानसा के साथ होंगे। और यहाँ पे अकबर अकबर के अब देखो अकबर की मृत्यु आपको पता है कि 1605 में हो जाती है। क्यों कब होती है? 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारे पास इसका पुत्र कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जहांगीर हो गया। तो मतलब कि अगर लक्ष्मीचंद के समकालीन अगर आते हैं तो परमार में कौन आते हैं तुम्हारे पास? मानसा और मुगल में जहांगीर आते हैं, ठीक है? तो इसमें अब देखो सबसे पहले हमें कहाँ से पता चलता है कि लक्ष्मीचंद कोई राजा होगा? कहीं न कहीं से मिलता है ना इसका नाम मिलता है, ठीक है? तो सबसे पहले लक्ष्मीचंद की हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? मानवोदय काव्य से। कहाँ से मिलती है? मानवोदय काव्य से, ठीक है? और मानवोदय काव्य में इस लक्ष्मीचंद को कह रखा है लक्ष्मण। क्या कह रखा है? लक्ष्मण कहेगा, ठीक है? पहला पॉइंट लिखो कि मानवोदय काव्य में चंद शासक लक्ष्मीचंद को लक्ष्मण कहा गया है। और एक है तुम्हारे पास मूनाकोट ताम्रपत्र। क्या है? मूनाकोट ताम्रपत्र में इसको लक्ष्मण कह रखा है। लक्ष्मण क्या कह रखा है? लक्ष्मण। ठीक हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज याद रखना है। अब युद्ध किसके बीच हो गए? लक्ष्मीचंद और मानसा के बीच। इसमें एक पॉइंट लिख देना कि लक्ष्मीचंद ने किस पर? गढ़वाल के राजा मानसा पर। अब देखो युद्ध करेगा। एक बार किया हार गया, 2 बार किया हार गया, 3 बार किया हार गया। इसने मानते हैं कि गढ़वाल पर 7 बार लगातार क्या करे? अटैक की। क्या करे? 7 बार यहाँ पे मानसा ने लक्ष्मीचंद ने मानसा पर कितने बार अटैक किए? 7 बार अटैक किए। और यहाँ पे लक्ष्मीचंद 7 के 7 बार तुम्हारे पास क्यों जाता है? हार जाता है, ठीक है? लेकिन जो यहाँ पे 8वें नंबर का आक्रमण था उसमें क्या मानते इसमें भी हार जाता है। लेकिन जो तुम्हारे पास यहाँ पे कौन थे? मानसा थे। उनके एक सेनापति थे। क्या थे? मानसा के एक यहाँ पे ना सेनापति। इनके मानसा के सेनापति हुआ करते खतर सिंह। कौन थे? खतर सिंह। ये बहुत योग्य शासक था, ठीक है? इसका एक महान सेनापति हुआ करता था खतर सिंह। और मानते हैं कि खतर सिंह देखो यार अब कोई 7 बार अटैक कर रहा है तुम्हारे राज्य पे और बार-बार हार रहे तो कभी न कहीं उसको तो गुस्सा आ जाएगा ना कि एक बार हार गया साला, अपना बैठ जा चुपचाप। लेकिन ये 7 बार अटैक करता है खतर सिंह। मानते हैं कि इससे इतना गुस्सा आ गया था कि खतर सिंह इस मानसा को अकेले सीधा कहाँ ले गया था भगा के? अल्मोड़ा में। कहाँ ले गया था? अल्मोड़ा में ले गया था। मतलब कि वो अपनी सीमा को पार कर चुका था। कौन? खतर सिंह। और उसने देखा कि यार मेरी पूरी सेना तो गढ़वाल रह गई और यहाँ पे ये अकेला छूट गया। कौन? खतर सिंह। और इसका फायदा उठाया तुम्हारे किसने? लक्ष्मीचंद ने। और उसने अपनी सेना को आदेश दिया और वहां पे उसकी सेना ने खतर सिंह की तुम्हारी क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है? और अब देखो 7 बार क्या कर रहे हैं कि जो तुम्हारे पास ये है कौन?
लक्ष्मीचंद है, 7 बार हार गया है और बार। अब एक चीज़ देखो, जैसे कोई भी राज्य है, ठीक है? कोई भी स्टेट है, आज की डेट में आप ही देख लो, अगर सपोज़ दैट अगर हमारा किसी इंटरनेशनल अगर वॉर होता है, तो अगर अगर हार गए तो हम मतलब कि पूरा का पूरा भार किसका आता है? पॉलिटिक्स पर। किसका आता है? पॉलिटिक्स, मतलब कि जो अभी सत्ता पे है, ठीक है? जो रूलिंग पार्टी है। तो उस टाइम पे मतलब कि वहाँ की जनता को कुछ ना कुछ विद्रोह करे कि भाई तुम 7 बार तुमने अटैक कर दिया और तुम करके रहो। तो वहाँ के राजा मतलब कि किसको, मतलब कि लक्ष्मीचंद, मतलब कि वहाँ की जनता लक्ष्मीचंद से क्यों भी थी तुम्हारे पास, परेशान हो गई थी। इसलिए लक्ष्मीचंद ने यहाँ पे झूठ बोल दिया कि मैंने वहाँ के राजा को क्या कर दिया, मार दिया और हम गढ़वाल को जीत गए, ठीक है। और इतने 7 बार में मानते हैं कि जब ये कौन यहाँ पे लक्ष्मीचंद 7 बार हारने के बावजूद जब हर टाइम पे अपने राज्य में आता था, जैसे हार गया, एक बार आया, 2 बार आया, तो मानते हैं कि वो सियार की तरफ चलता। किसी तरह? सियार की तरफ। और इसको एक भी यहाँ पे कहते हैं लखुली बिराली। क्या कहते हैं? लखुली बिराली। अगर पेपर में आता है कि लखुली बिराली उपनाम से या किस राजा को संबोधित कर देते, तो लक्ष्मीचंद को, या इसे हम सियार राजा भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मानते हैं कि मतलब कि इतने बार हार गया तो जनता के सामने मुंह ने दिखाने के लिए आराम से मतलब कि सियार के जैसे क्या करता, चलता था, ठीक है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सियार राजा कहते हैं, या फिर उसे हम लखुली बिराली भी कहते हैं, ठीक है। अब बिराली भी इसलिए कहते हैं क्योंकि मानते हैं कि अब कई इतिहासकारों ने इस बिराली का संबंध इसलिए लगाया है क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इस लक्ष्मीचंद को जहांगीर के साथ तुम्हारे पास क्या रहे होंगे, इसके अच्छे संबंध रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि पूरा तराई भाबर क्षेत्र उसके उसमें आ गया था ना, और वो किसके उसके बदौलत था, अकबर के बदौलत, या फिर उनके मुगल शासकों के बदौलत, ठीक है। इसलिए मानते हैं कि जो तुम्हारे पास लक्ष्मीचंद था, वो इन मुगलों के दरबार में भीगी बिल्ली, कैसी बिल्ली, भीगी बिल्ली की तरह हमेशा मतलब कि हमेशा भीगी बिल्ली बन के रहता था। इसलिए कोई इतिहासकार उसे लखुली बिराली भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना कि इसको लक्ष्मण कह रखा है, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और उसको मुना को ताम्रपत्र में लक्ष्मण नाम से संबोधित किया हुआ है, ठीक है। और बाकी इसने अगर पेपर में आता है कि लक्ष्मीचंद के समकालीन कौन था, तो कौन सा तुम्हारे पास, मानसा था, जिस पर कि उसने 7 बार अटैक किया था। और लास्ट वाले अटैक में, 8 अटैक में किसके, मानसा के सेनापति खतर सिंह की यहाँ पे डेथ हो जाती है। और इसलिए आप लोग एक देते होंगे, एक वहाँ पे उस टाइम से एक मतलब कि उस परंपरा बन गई, ठीक है। जैसे इस साल जीत गए, ठीक है। तो उस टाइम को याद करने के लिए मानते हैं कि हर वर्ष उस दिन को कुमाऊं के लोग खतरवा त्योहार के रूप में मनाते हैं। मनाने पे यार आप देखो ना, तुम 7 बार हार रहे हो, तो इसलिए उसको एक ऐतिहासिक पल बनाने के लिए, इतिहास को करने के लिए हम इसे क्या मनाते हैं, खतरवा त्योहार मनाते हैं। कई लोग कहते हैं कि इसका मान्यता मतलब कि इस लक्ष्मीचंद की इस ऐतिहासिक युद्ध से लगाते हैं, किसको, खतरवा त्योहार को, ठीक है। मानते हैं तो मानते हैं इतिहासकार लोग, ठीक है। अब जैसे आप लोग देखोगे कि हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो हम उसको एक त्योहार के रूप में मनाते नहीं, मनाते हर साल, मतलब कि एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। तो इसी प्रकार से लक्ष्मीचंद के इस ऐतिहासिक किसके युद्ध के याद को करने के लिए कुमाऊं में हर वर्ष खतरवा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। ठीक हो गया। अब दूसरा, अब इसने क्या क्या काम किए। अब जो लक्ष्मीचंद था, उसने यहाँ पे 2 प्रकार की कचहरी बनाई, ठीक है। कचहरी मतलब कोर्ट बनाए, किसको, न्याय करने के लिए। तो 2 प्रकार की कचहरी बनाई, एक को हम कहते हैं बिस्टावली, क्या कहते हैं, बिस्टावली। एक को कहते हैं हम न्योवाली, क्या कहते हैं, न्योवाली कहते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी आप लोग भी देते होंगे, 2 प्रकार के होते हैं ना, एक में मतलब एक सेशन कोर्ट होता है, एक सिविल कोर्ट होता है ना। तो जैसे कहीं पे अगर दीवानी प्रकार की कोई याचिका दर्ज हो गई, ठीक है। जैसे मतलब कि हमको किस पे सुनवाई करनी है, दीवानी, दो मान लो, एक तुम्हारे कहते हैं दीवानी, क्या कहते हैं, दीवानी। एक होती है तुम्हारी फौजदारी, क्या होती है, फौजदारी। फौजदारी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा, ठीक है, मारपीट हो गई, आतिशबाजी हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे कौन से मुकदमे चल रहे हैं, फौजदारी का। अगर लेकिन अगर जैसे कहीं पे जमीन का विवाद चल रहा है, कहीं पे डॉक्यूमेंट का चल रहा है, उस समय क्या कहते हैं, दीवानी, ठीक है। तो बिस्टावली में तुम्हारे पास क्या होता, दीवानी मामले, क्यों, कौन से मामले सुना देते, दीवानी मामलों की सुनवाई तुम्हारे पास बिस्टावली में होती। और फौजदारी मामले कहाँ होते, फौजदारी मामले कहाँ होते थे, न्योवाली में। कहाँ होते हैं, न्योवाली में। तो एक पॉइंट लिखना कि यहाँ पे लक्ष्मीचंद ने 2 प्रकार की कचहरियां बनाई, जिसमें पहले तुम्हारी कौन थी, बिस्टावली, दूसरी न्योवाली। एक तुम्हारे पास दीवानी मामले की सुनवाई के लिए, और एक तुम्हारे पास फौजदारी। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दीवानी का मतलब किससे, धन से रिलेटेड, किससे, धन से रिलेटेड किसी भी चीज में मतलब कि मामला चल रहा है। अब फौजदारी मतलब कि जहाँ पे तुम्हारे पास मारपीट हो रही है, क्या हो रही है, मारपीट वाला मामला, ठीक है, कहीं पे लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, ठीक है। तो उसको सुलझाने के लिए इसने यहाँ पे अपने राज्य में न्याय को
न्याय दिलाने के लिए 2 कचहरियों की क्या कर दी? स्थापना कर, ठीक है। तीसरा काम क्या किया लक्ष्मीचंद ने? इसने अपने क्षेत्र में बगीचे बनाए, क्या बनाए? बगीचे। जिसमें थोड़ा-सा 1, 2, 3 बगीचे आपने कॉपी में लिख देना, क्योंकि कभी पेपर में आ गया ये बगीचे किस द्वारा बनाए गए। तो ये लिखना नरसिंह बाड़ी, क्या लिखना? नरसिंह बाड़ी। ये सारे अल्मोड़ा में, ठीक है। कबीना और लक्ष्मीश्वर, ये तुम्हारे पास क्या है? इनके द्वारा बनाए गए बगीचे हैं, ठीक है। एक अब 2 चीजें याद याद रखना, ठीक है। एक नाम आ रखा सेजवाल, क्या रखा है? सेजवाल। एक है ठटवाल, क्या है? ठटवाल। सेजवाल में तुम्हारे पास जितने भी देखो राजा के क्या होते हैं कि जो राज वस्तु होता है, ठीक है, जो मतलब कि तुम्हारे पास राजा होगा, उसके मेन मेन चीजें हैं, ठीक है, जैसे उसके वस्त्र होगी, ठीक है, उसकी तलवार हो गई, उसके अस्त्र शस्त्र हो गए, ठीक है। तो वो सारे के जो वो रखे रहते हो तुम्हारे पास कहाँ रखे रहते हैं? उसको हम कहते हैं सेजवाल। मतलब कि वह भवन, ये प्रकार तुम्हारे कहता है भवन है, जिसमें कि राजा के वस्त्र या फिर वस्त्र शस्त्र रखे रहते, ठीक है। जैसे उसको कोई भी चीज, उसमें जूते हो गए राजा के, राजा से रिलेटिव, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेजवाल कहते हैं। एक तुम्हारे पास है ठेठवाल, ठीक है। और ठेठवाल क्यों होता था कि उस टाइम पे, अब देखो, क्योंकि जैसे किसी भी गांव में जैसे किसी का भैंस ब्याह रखा है, ठीक है, जैसे किसी गाय ब्याह रखी है, तो उनके द्वारा उसी टाइम पे जो तुम्हारे पास ताजा दूध क्या मिलता था? ताजा दूध हो गया, मक्खन हो गया, ताजा दूध मक्खन हो गया। तो इसको राज दरबार तक पहुंचाने वाले अधिकारी को हम क्या कहते हैं? ठेठवाल, क्या कहते हैं? ठेठवाल या ठटवाल, ठीक है। कहीं पे उसको ठेठवाल या ठटवाल दे लेना आप, ठीक है। ठेठवाल कहते हैं। 2 चीजें आ रही हैं यहाँ पे, सेजवाल और ठेठवाल। अब तीसरा चीज इसने सबसे इंपॉर्टेंट किया कि इसने 1602 में, कितने में? 1602 में इसने बागनाथ मंदिर का तुम्हारे पास क्या करा था? जीर्णोद्धार किया था। किसका? बागनाथ मंदिर, ठीक है, जो आपके बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के संगम पर तुम्हारे पास एक सबसे हमारा ऐतिहासिक एक क्या है? धार्मिक स्थल है, उसको हम क्या कहते हैं? बागनाथ मंदिर कहते हैं। यार कहाँ पर है? गोमती और सरयू नदी के संगम पर है, बागेश्वर नामक स्थान पर है। और यहाँ पे बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार का मतलब होता है कि उस, अब देखो जैसे कोई चीज मृत्यु हो गई, क्यों गई? मृत्यु हो गई, उसमें दोबारा मतलब कि रिपेयरिंग करके, उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाल करके उस मंदिर में, तो उसको पुनः जीवित करना, क्या? पुनः जीवित करना, किसी चीज, मरी हुई चीज को पुनः जीवित करना, उससे हम क्या कहते हैं? जीर्णोद्धार कहते हैं, ठीक है। मतलब कि वो चीज पहले थी लेकिन वो खंडर बन चुकी है, मतलब वो मर चुकी है, लेकिन उसमें दोबारा उसका वो करना, पुनः उसको जीवित करना, उसे हम इतिहास की भाषा में क्या कहते हैं? जीर्णोद्धार कहते हैं, ठीक है। तो बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में किसने कराया था? लक्ष्मीचंद ने कराया था, ठीक है। अगर कभी पेपर में आता है कि बागनाथ मंदिर कौन सी शैली का, तो नागर शैली का बना हुआ है, ठीक हो गया। अब इसमें थोड़ा आपको एक चीज जानना है कि जब आप लक्ष्मीचंद को पढ़ेंगे तो इसी के साथ साथ आपको, राजा तो नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन इसका एक बड़ा भाई था, उसका नाम तुम्हारे पास क्या था? शक्ति गोसाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, शक्ति गोसाई। अब देखो मैंने कहा था कि इससे पहले तुम्हारे पास कौन थे? रुद्रचंद, ठीक है। और इसके 2 पुत्र थे, जो तुम्हारे पास बड़ा वाला था उसका नाम तुम्हारा क्या था? शक्ति गोसाई। और एक तुम्हारे पास कौन था? लक्ष्मी चंद। लेकिन लक्ष्मीचंद देखो थोड़ा सीधा भी था, ठीक है। तो उसने उसने कहा है कि जो मेन मेन काम है, जो प्रशासन का जो काम होगा, प्रशासन व्यवस्था में कौन देखेगा? बल मेरा बड़ा भाई शक्ति गोसाई। अब देखो शक्ति गोसाई बड़ा था, तो ऑब्वियसली राजा तुम्हारे पास किसने बना था? शक्ति गोसाई ने। लेकिन वो तुम्हारे पास जन्म से तुम्हारा क्या था? अंधा था। वो जन्म से अंधा था, इसलिए इस राजा को कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहते हैं। इसको एक लिख लेना, धृतराष्ट्र। अगर आगे की कुमाऊं का धृतराष्ट्र की किसे दी गई, तो उपाधि किसे दी गई? शक्ति गोसाई को दी गई है, जो कि रुद्रचंद का बड़ा पुत्र था और लक्ष्मीचंद का बड़ा भाई था, ठीक है। और इसने सबसे पहले याद रखने की, इसने बंदोबस्त कराया था, क्या कराया था? इसने वहां पे बंदोबस्त व्यवस्था को शुरू किया था। और जो तुम्हारे पास जितना भी शासन प्रशासन है, क्या है? देखो अब अंधे होने के बावजूद भी इतना विद्वान था, ठीक है। इसने यहाँ पे मतलब कि जानकार रहा होगा, तो उसने वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में जितने भी नियम कानून बनाने हैं, वो तुम्हारे पास कौन देखा था? शक्ति गोसाई। और उससे हम क्या कहते हैं? कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहते हैं, ठीक है। इसने यहाँ पे एक पूरा बंदोबस्त कार्यालय बनाया था, क्या बनाया था? बंदोबस्त। इसने अपने ही राज्य में एक बंदोबस्त कार्यालय बनाया, ठीक है। मतलब कि भूमि से रिलेटेड जितने भी चीज आंकड़े होंगे, ठीक है, किस प्रकार से बंदोबस्त होगा, कितना टैक्स कहाँ से आएगा, क्या आएगा, इस सबको तुम्हारे पास किसने देखना था? शक्ति कुषाण, ठीक है। इसलिए देखो तो अंधा है, वैसे तो उसको इतिहास में हमको कोई जगह मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन उसने कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिसको कि हम इतिहास में और हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा यहाँ पे स्थिति बदल जाती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे,
अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हारे कौन थे, लक्ष्मीचंद कौन थे, लक्ष्मीचंद। अब लक्ष्मीचंद के बाद मानते हैं कि लक्ष्मीचंद के मतलब कि मतलब कि इसके बहुत सारे पुत्र थे, सपोज दैट इसके कितने पुत्र थे, 7 पुत्र, ठीक है। इसका जो तुम्हारे पास इसमें आता है वो उसका नाम तुम्हारे पास दिलीप चंद, क्या था, दिलीप चंद, दिलीप चंद। मानते हैं कि 1621 से 1624 तक, कब तक हो, 1624 तक, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, जो लक्ष्मीचंद था उसके दरबार में जो उस टाइम पे दीवान लोग थे, जो मतलब कि उच्च पदों पे थे, वो तुम्हारे पास कौन थे, एक नाम याद रखना आपको, सुखराम कारगी, सुखराम, और एक नाम रखना पीरू गुसाई। ये दो चीज थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब देखो, लक्ष्मीचंद मैंने पहले कहा कि वो 7 पर अटैक किया उसने, किस पे, गढ़वाल पे, इसलिए उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ा कहीं ना कहीं क्या होगी, कमजोर होगी। उसके बाद जब इसके उसमें ये विद्रोह करने लगे, कौन, सुखराम कारके और पीरू गुसाई, उन्होंने देखा कि लक्ष्मीचंद मर गया, तो उसके बाद उसका पुत्र तुम्हारे पास कौन बैठता है, दिलीप चंद, ठीक है। अब दिलीप चंद जब यहाँ पे बैठते हैं तो ये सुखराम कारके और पीरू गुसाई क्या करते हैं, आपस में मिलकर क्या करते हैं कि दिलीप चंद के खाने में तुम्हारे पास क्या मिला देते हैं, जहर मिला देते हैं, ठीक है। जहर मिला देते हैं जिससे कि यहाँ पे दिलीप चंद की तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। अब सुखाराम का, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अब पूरा राज्यपाट किसके हाथों में होगा, हमारे हाथों में होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो तुम्हारे पास दूसरा राजा बनता है, कहीं कहीं पे इतिहासकार लिखते हैं कि दिलीप चंद की डेथ तुम्हारे पास कैसे होगी, क्षय रोग से, किसकी हुई, क्षय रोग से, ठीक है। कई इतिहासकार लिखते हैं कि इसको तुम्हारे पास इसके भोजन में इन सुखाराम कारकी ने तुम्हारे पास क्या मिलाया था, जहर मिलाया, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास आता है विजय चंद, कौन आता है, विजय चंद। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखने की, जब तुम्हारे पास विजय चंद राज गद्दी पर बैठते हैं, इसमें मानते हैं कि सुखराम कारके तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, इसके खाने में तुम्हारे पास मिला देते हैं जहर, और इसकी तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और इसके बाद जो इसका पुत्र बनता है वो तुम्हारे पास कौन बनता है, तिरमल चंद। ये थोड़ा सा यहाँ पे ढंग से, ठीक है। अब जो हमारे थोड़ा सा लिख दो, हेडिंग लिखो, तिरमल चंद 1624 से लेकर 1638 तक, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो, अब तिरमल चंद क्या करेगा, अब उसके राज दरबार में इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं हो रही है, तो क्या वो अपने गद्दी पर बैठना चाहेगा, उसको पता है कि मेरा बड़ा भाई भी इन्होंने मार दिया है, ये भी मार दिया, तो ये मानते हैं कि ये मतलब कि ये अपने राज पाठ करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इस षड्यंत्र को देख के ये भी कहीं ना कहीं डर गया था। इसलिए तिरमल चंद मानते हैं कि अपने गद्दी पर बैठना नहीं चाहता। इसलिए तुम्हारे पास उस टाइम में कहा कि जो तुम्हारे पास कौन थे, मेहर और फरतियाल, कौन थे, मेहर और फरतियाल। जब हम आपको सोमचंद पढ़ा रहे थे, उस टाइम मैंने कहा था कि तुम्हारे पास सर्वोच्च पदों पर सोमचंद ने किसको बैठाया था, मेहरा और फरतेयाल जाति के लोगों को बैठाया था। इसलिए मेहरा और फरतेयाल लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तिरमल चंद को कहीं ना कहीं राजगद्दी पर बैठा देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट वाली बात, थोड़ा सा आप देखना, ये तुम्हारे पास उत्तराखंड है, उस टाइम की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से रही होगी। यहाँ पे तुम्हारे पास कौन बैठ गए, तिरमल चंद। इसमें तुम्हारे पास कौन थे, यहाँ पे एक शासक लक्ष्मी, देखो उसके बीच में तुम्हारे पास दिलीप चंद और विजय चंद, ठीक है। लेकिन तुम्हारा युद्ध शासक कौन था, एक लक्ष्मी चंद। यहाँ तुम्हारे पास कौन था, मानसा, कौन था, मानसा। अब देखो, जब लक्ष्मीचंद था तो मानसा था, ठीक है। लेकिन अब तिरमल चंद आ गया, तो उस टाइम भी याद रखना कि यहाँ पे तुम्हारे पास जो शासक थे, कहाँ पे, गढ़वाल पे, वो तुम्हारे पास कौन आते हैं, मानसा के पुत्र श्याम शाह, ठीक हो गया। अब तिरमल चंद की स्थिति खराब हो रही है, क्यों, क्योंकि उसके राज्य में वैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसको मारने के लिए। इसलिए तिरमल चंद यहाँ पे श्याम शाह की शरण में आते हैं। तो इस पे एक पॉइंट देने की, तिरमल चंद वह पहला कुमाऊं चंद शासक है जो कि अपनी जान बचाने के लिए श्याम शाह की शरण में आता है, श्याम शाह की शरण लेता है। तुम्हारे पास कौन था, तिरमल चंद, कौन था, तिरमल चंद। मानते हैं कि यहाँ से श्याम शाह ने फिर यहाँ पे किसको, तिरमल चंद को दोबारा यहाँ पे गद्दी पर बैठाया था, अपनी सेना को ले जा करके यहाँ पे अपनी गद्दी पर बैठाया था। अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो शासक होगा, तुम्हारे पास कौन होगा, तिरमल चंद। अब बताओ, तिरमल चंद जैसे राजगद्दी पर बैठेगा, सबसे पहले काम क्या करेगा, जो वहां पे षड्यंत्र रच रहे हैं उनको अपने देश से निकाल देगा या मार देगा। अब इसमें दो हैं, एक तुम्हारे पास कौन है, सुखराम कारकी, एक तुम्हारे पास है पीरो गुसाई। अब पीरो गुसाई तुम्हारा क्या है, जात से ब्राह्मण है। और सबसे पहले जब तिरमल आता है तो यहाँ पे दो काम करेगा, सुखराम कार्की को मरवा देगा। और ये एक पंडित है, क्या है, पंडित है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुमाऊं के इतिहास में, चाहे गढ़वाल के इतिहास में, ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, उनको भगवान का रूप मानते हैं, किनको,
पंडितों को, उनको मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं। इसीलिए ये पीरू गोसाई को तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, देश निकाल, क्या कर देंगे, देश निकाल अपने, मतलब कि उस टाइम पे ब्राह्मणों के लिए तुम्हारे पास जो न्याय व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मणों को, मतलब कि किसकी, मृत्यु की सजा नहीं सुनाते थे, उनको अपने देश से निकालना, मतलब कि ब्राह्मणों के लिए जो सबसे बड़ी तुम्हारे पास क्या होगी, सजा होगी, वो तुम्हारे पास कौन सी है, देश निकाल है। ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे तिरमल चंद, अब तिरमल चंद यहाँ पे सबसे पहले क्या करता है, देखो अब अब देखो उसने जो अपने षड्यंत्रकारी जो राज दरबारी हैं उनको मार दिया और किसी को देश से निकाल दिया। दूसरा काम क्या करते हैं यहाँ पे कि दरोगा, रसोई दरोगा, किसकी, रसोई दरोगा की नियुक्ति, रसोई दरोगा की नियुक्ति करते हैं। अब क्यों करते हैं रसोई दरोगा की, क्योंकि उसको पता है कि भाई अभी तक जो खाना बना रहे हैं उसमें कोई ना कोई क्या क्या डाल दे रहा है, जहर डाल दे रहा है। तो अभी तक आप लोग देखते होंगे जो हमारे पास बड़े, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है, ठीक है, तो आप लोग देखते हो कि उनका जो मैस है वो अलग ही चलता है। ठीक है, उनके खाने को आप लोग देखते होंगे कि बड़े उससे क्या होता है, चेकिंग होती है। ठीक है, इसमें कहीं कुछ वो तो नहीं है। तो इसलिए मतलब कि किसने, तिरुमल चंद ने अपने राज दरबार में एक नया पद सृजित किया, उसे हम कहते हैं रसोई दरोगा। इसको एक चीज याद रखना कि इसने कपरोली के कठेतों, किसको, कपरोली के कठेतों को तिरुमल चंद ने अपने दरबार में रसोई दरोगा की नियुक्ति करी। ठीक है, अब क्यों कपरोली की कठेतों को क्यों करा इसने, क्योंकि आप याद होगी उस टाइम पे यहाँ पे जो दोबारा एक था तुम्हारे पास नीलू कठाई, कहते हैं नीलू कठाई। अब नीलू कठाई मैंने कहा था कि उस टाइम किसके सेनापति थे, यहाँ पे वो किस, वो एक राजा थे उनके तुम्हारे पास, कहते सेनापति कौन थे वो, गरुड़ ज्ञानचंद, कौन थे, गरुड़ ज्ञानचंद। इस गरुड़ ज्ञानचंद का एक सेनापति था, मैंने कहा एक बहुत वफादार सेनापति तुम्हारे पास कौन था, नीलू कठाई। ठीक है, किसका, गरुड़ ज्ञानचंद का। लेकिन उसने अपने राज दरबार के लोगों के बोलने पर इसके दोनों पुत्रों को मरवा दिया और इसकी आंखें क्या कर दी उसने, फोड़ दी। ठीक है, तो लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी क्या नहीं कराया, अपने राज्य के या राजा के किस अगेंस्ट नहीं गए। ठीक है, तो मतलब कि उन्होंने वहां पे अपनी क्या दिखाई, ईमानदारी दिखाई, वफादारी दिखाई। तो उसको पता है कि भाई कहीं ना कहीं कठेर लोगों पे उसको क्या था, एक भरोसा था। ठीक है, इसलिए वो अपने राज दरबार में कपरोली के कठेतों को रसोई दरबार के पद पर नियुक्त करता है। ठीक है, अब फिर उसने दूसरा काम किया था, 1630 में जागेश्वर में मूर्ति स्थापित क्या करी थी, जागेश्वर में क्या कर दी, मूर्ति स्थापित की थी, किसने, तिरुमल चंद ने। ठीक है, फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है काकवा मूर्ति, कौन सा है, काकवा मूर्ति। क्योंकि जब यहाँ पे श्याम शाह की डेथ हो जाती है उसके बाद तुम्हारे पास जो इसका चाचा तुम्हारे पास कौन था, महीपति शाह। तो मैंने कहा था कि वहां पे दो तीन पाप करते हैं। एक बार मैं पहले कह रहा हूँ कि आप परमार वंश एक बार ढंग से पढ़ो। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि महीपति शाह अपने क्या, किसको, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए उसको, उसको जो पुरोहित था उसके यहाँ पे शंकरदेव था, उसने महीपति शाह को दो कंडीशन दी थी। कितने कंडीशन दी थी, दो, कि या फिर तेरे को किसी युद्ध में मरना पड़ेगा या तो तेरे को सोना पिघला करके पीना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि युद्ध लड़ता है, वो तुम्हारे पास युद्ध किसान लड़ता है, तिरुमल चंद के बीच लड़ता है, जिसे हम कहते हैं काकवा मूर का युद्ध। क्या कहते हैं, काकवा मूर का युद्ध, यार कि 1634 में होता है। इसमें गढ़वाल के राजा महीपति शाह को क्या मिल जाती है, मोक्ष प्राप्ति। किसके लिए, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए इस युद्ध को जानबूझकर तुम्हारे पास महीपति शाह यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार जाएगा। ठीक है, फिर अब इसमें थोड़ा सा लेंगे, एक तुम्हारे पास यहाँ है गढ़युड़ा ताम्रपत्र, क्या है, गढ़युड़ा ताम्रपत्र। और गढ़युड़ा ताम्रपत्र तुम्हारा किसका है, गढ़युड़ा का ही है, किसका है, गढ़युड़ा। ये तुम्हारे पास कौन थे, तिरुमल चंद के सेनापति, कौन थे, तिरुमल चंद के सेनापति। और इस गढ़युड़ा ताम्रपत्र में इन्होंने लिखा है कि 1600 किन्ने से लेकर 1616 से लेकर 1621 तक इन्होंने, तिरुमल चंद ने तुम्हारे पास राजकुमार के रूप में कार्य किया। किस रूप में, राजकुमार के रूप में। ठीक है, जो तुम्हारे पास राजा का पुत्र हुआ करता है जिसने किया अब उत्तराधिकार बनेगा, उसके लिए उसको राजकुमार के पद पर उसने तब तक किया गया, क्या क्या यहाँ पे कार्य किया, किसने, तिरुमल चंद ने। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उसके सेनापति गढ़ुड़ा के ताम्रपत्र से मिलती है। थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखना है कि जो तुम्हारे पास कौन थे, लक्ष्मी चंद थे, उसके बाद उसके पुत्र कौन, बाज बहादुर चंद। ठीक है, कई कहते हैं कि उसका पुत्र था, कोई कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या था, एक चरवाहा था। ठीक है, उसको उन्होंने यहाँ पे शासन किया। ठीक है, ऐसा उतना आपको देखना है नहीं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखना है कि 1638 से लेकर 1677 तक बाज बहादुर चंद कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब उस टाइम की जो तुम्हारे पास राजनीतिक स्थिति रही होगी किस प्रकार होगी, यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे, उस टाइम में कौन थे, मानसा कौन थे,
मान सकता तुम्हारा कौन थे? श्याम शाह। फिर श्याम शाह की जैसे श्याम शाह की यहाँ पे डेथ हो जाती है, फिर तुम्हारे पास कौन आता है यहाँ पे? महिपति शाह। फिर महिपति शाह के बाद उसका पुत्र तुम्हारे पास कौन था? पृथ्वीपति शाह। मैंने कहा था कि मात्र 5 साल का था जब इसके पिता की डेथ काकवा मोर के युद्ध में महिपति शाह की डेथ हो जाती है 1634 में। उसमें इसकी उम्र महज तुम्हारे पास कितने साल थी? 5 साल थी। इसलिए इसकी संरक्षिका के तौर पर तुम्हारे पास कौन थी? महारानी कर्णावती थी। और यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे? बाज बहादुर चंद। कौन थे? बाज बहादुर चंद। यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे? पृथ्वीपति शाह थे। लेकिन वहां पे शासन तुम्हारे पास कौन चला रही थी संरक्षिका के तौर पे? महारानी कर्णावती। इसकी माता महारानी कर्णावती। अब जब यहाँ पे बाज बहादुर चंद थे, यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे? शाहजहां। कौन थे? अब यहाँ पे तुम्हारे पास कौन आ गया जहां के बाद? शाहजहां। अब देखो शाहजहां के काल में यहाँ पे स्थिति किस प्रकार से रही होगी। अब जब यहाँ पे इससे पहले कौन थे? इससे पहले यहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं हुई तो मानते हैं कि जो तुम्हारे पास ये वाला क्षेत्र है, कौन तराई बाबा वाला क्षेत्र है, ये दोबारा तुम्हारे पास किनके हाथों में चले गया? कटिहारियों के। इसमें किसमें? कटिहारियों के हाथों पे ये दोबारा चले गया, जिसको कि रुद्रचंद ने इनसे हासिल किया था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने कहा था कि इससे पहले तुम्हारे पास कौन थे? मयपद्य शाह थे। मयपद्य शाह, उसको हम एक उपाधि देते हैं इतिहासकार अक्खड़ राजा। क्या कहते हैं? अक्खड़ राजा। अक्खड़ राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमेशा अपनी मनमानी करता है कि जिसने कोई बड़ा शासक उसे कह रहे कि अपनी मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, तो उसने कभी नहीं किया। ठीक है। मतलब कि मयपद्य शाह ने शाहजहां की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। इसलिए अब शाहजहां का टारगेट था कि हमेशा गढ़वाल क्षेत्र को क्या करना था? हराना था। इसलिए आप लोग जानते हो कि 1635 ईस्वी में गढ़वाल में पहला मुगल अटैक होता है। वो तुम्हारा होता है नजावत खान। कौन करता है? नजावत खान करता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कौन था? बाज बहादुर चंद था। ठीक है। लेकिन बाज बहादुर चंद के मतलब कि पूर्वजों से ही इनके इनके साथ तुम्हारे पास क्या थे? अच्छे संबंध थे। ठीक है। इसलिए जो तुम्हारे पास शाहजहां था, इस कटहरियों को हरा करके फिर से बाज बहादुर चंद को अपने तराई वाले क्षेत्र को देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? 84 माल परगना या 9 लखिया जमीन भी कहते हैं। ठीक है। वो बाज बहादुर चंद को दोबारा कौन दे देगा? शाहजहां दे देगा। और शाहजहां यहाँ पे तुम्हारे पास दोबारा से क्या करेगा? यहाँ पे गढ़वाल पे अटैक करता है। और एक याद नहीं कि 1655 में, किसमें में 1655 में, अक्खड़ इतिहासकार उसको 1654 बताते हैं। ठीक है। इसमें तुम्हारे पास यहाँ पे तीसरा मुगल अटैक होता है। और दूसरा मुगल अटैक होता है, उस टाइम पे तुम्हारे पास मुगल सेना का जो तुम्हारे पास नेतृत्व करते हो, तुम्हारे पास कौन थे? खलीतुल्ला खान। खलीतुल्ला खां थे। और जब इस 1655 के ईस्वी में गढ़वाल में शाहजहां अटैक करता है, उस टाइम पे बाज बहादुर चंद्र पूर्ण रूप से तुम्हारे पास शाहजहां की तुम्हारे पास सिद्ध है सहायता करते हैं। और इसमें उस टाइम तो राजा योग्य था नहीं, वो तो छोटा था उम्र में। इसलिए कर्णावती यहाँ पे क्या करती है? युद्ध लड़ती है। ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारे पास बाज बहादुर चंद था, वो क्या करता है कि इस क्षेत्र से हमारे गढ़वाल से मां नंदा देवी की मूर्ति को कहा जाता है? कुमाऊं में। कहा जाता है? कुमाऊं में। अब देखो मूर्ति क्यों लिया होगा? क्योंकि देखो कोई अगर सबसे बड़े अगर कोई हमारे सबसे मेन प्रतिष्ठा क्या है? हमारी धार्मिक चीज है ना। कोई हमारे मंदिर मठों से अगर हमारी मूर्ति को ले जा रहा है, तो वो ये इस चीज का प्रमाण देना चाह रहा है कि हमने तुमको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस खलीतुल्ला खान जब यहाँ पे अटैक होता है 1655 में, उसमें बाज बहादुर चंद्र यहाँ पे शाहजहां की यहाँ पे पूर्ण सहायता करते हैं। इसलिए शाहजहां बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि देते हैं। ठीक है। वैसे इसका नाम बाजचंद था। क्या था? बाजचंद। तो इसको इस पे ये देता है। ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा था कि जब ये उधम सिंह नगर तराई वाला भाभा क्षेत्र इसको देता है, तो यहाँ पे ये बाजपुर नामक नगर की क्या करता है? स्थापना करता है। तो इसमें एक पॉइंट लिखना है कि इसने बाजपुर नगर की स्थापना करी थी। जब 1655 में इसने शाहजहां का साथ दिया था, तो इसने गढ़वाल में मनीलागढ़ से नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से कहाँ ले गया? अल्मोड़ा में ले गया। ठीक है। और उसमें जब इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि जब वो अपनी राजधानी को यहाँ ले गए थे, तो यहाँ पे जो रुद्रचंद के बाद आए, उन्होंने यहाँ पे क्या करा था? जिसको कि उन्होंने अपने देवी देवताओं के लिए एक अलग सा महल बनाया था, उसमें क्या कहते हैं? मल्ला महल। ठीक है। तो अल्मोड़ा में जितने भी देवी देवता होंगे कहाँ स्थापित करेंगे? मल्ला महल में। मल्ला महल में स्थापित किया। ठीक हो गया। अब उसके बाद 1654 में इसने शाहजहां का क्या किया था? शाहजहां का साथ दिया था। और इसको शाहजहां ने तुम्हारे पास किसकी उपाधि दी थी? बहादुर की उपाधि। ठीक है। अगर आएगी पेपर में आता है अगर कि किसको? बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी? तो शाहजहां ने दी। ठीक है। इसने सबसे पहले क्या करा? यहाँ पे तिब्बत अभियान की क्या
तिब्बत। अब देखो ये उत्तराखंड है, अब ये तो तुम्हारा नेपाल रोटी तो इसी के उसमें आ गया। जो इससे ऊपर था उस टाइम पे ये तुम्हारा पूरा क्या था? तिब्बत क्या था? तिब्बत था। इसके ऊपर तुम्हारा क्या है? चाइना क्या है? चाइना। बशर्ते 1959 में चाइना ने तिब्बत पर पूरा क्या कर दिया? कब्जा कर लिया, ठीक है। तो उस टाइम पे तिब्बत थे, उस टाइम तिब्बत के रहने वाले जो वहां पे जाते थे उनको क्या कहते हैं? हूण के कहते हैं। हूण जाति के, ठीक है, हूण कहते हैं उनको तिब्बत में। तो ये क्या करते हैं कि जब यहाँ पे मानसरोवर में जाते थे यात्रा, जो मानसरोवर यात्री रहते थे और जो हमारी भोटिया जाति थी यहाँ पे जो क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, वो ये तिब्बती लोग थे, इनको क्या करते हैं? यहाँ पे लूटते थे। तो इसने एक यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य किया कि इसने अपना तिब्बत अभियान में हूणों को क्या कराया था? हूणों हूणों को हराया था। और किनको? जो ये तुम्हारे पास मानसरोवर है, क्या है? मानसरोवर यात्रियों को क्या किया था? इनसे क्या किया था? छुटकारा दिलाया था। किसने? बाज बहादुर चंद ने, ठीक है। अगर आगे के तिब्बत अभियान में हूणों का दमन किसने किया था? या फिर यहाँ पे मानसरोवर यात्रियों को या भूटिया, हमारे भूटिया किनको? व्यापारियों को यहाँ पे हूणों से किसने छुटकारा दिलाया था? तो बाज बहादुर चंद ने, ठीक है। और इसका हमको प्रमाण कहाँ से मिलता है? इसने यहाँ पे जो मानसरोवर यात्रा में है उसमें जो मानसरोवर यात्री लोग हैं उनको 1673 में क्या दी थी? गुठ भूमि दान दी थी। गुठ भूमि किस भूमि को कहते हैं? वह भूमि जो कि तुम्हारे पास किसी मंदिर के शासन प्रशासन को चलाने के लिए दी जाती है, ठीक है। मतलब कि अब जैसे कोई जमीन है सपोज है, ठीक है, यहाँ पे कोई मंदिर है, इस मंदिर के लिए सपोज ये वाली जमीन राजा ने क्या दे दी? दान दे दी। और इस जमीन में जितने भी तुम्हारे पास क्या होगा? अनाज होगा, कुछ ना कुछ उगेगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं किसकी होगी? इस मंदिर के शासन प्रशासन को चलाने के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है। और इस भूमि को हम क्या कहते हैं? गुठ भूमि। अभी भी आप लोग देखते होंगे कि हमारे बड़े बड़े जो मंदिर मठ होते हैं उनके पास क्या होती है? बहुत ज्यादा क्या होती है? जमीन होती है, यहाँ तक कि सरकार उस पर क्या नहीं लेती है? टैक्स नहीं लेती है। इसने भूटियों इसने भूटियों और हूने पर तुम्हारे पास क्या करा? सिरती नामक कर लगाया। क्या लगाया? सिरती नामक कर लगाया, ठीक है। क्यों लगाया? अब देखो, अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये तिब्बत है, ये क्या है? तिब्बत है। ये तुम्हारे पास उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कौन सी जाति है? यहाँ पे भूटिया है। अभी अगर इनके साथ व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी सुरक्षा कौन करता है? राजा। कौन करता है? राजा। तो इन्होंने कहा कि अगर तुमको इस क्षेत्र में क्या करना है? व्यापार करना है तो तुम्हें हमें क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तुम्हारी सुरक्षा हम करते हैं, तुम होनों से हम तुम्हारी क्या करते हैं? यहाँ पे सुरक्षा करते हैं, तो इसकी बदौलत आपको हमको टैक्स देना पड़ेगा सालाना, जिसे हम कौन सा कर कहते हैं? सिरती नामक कर कहते हैं। और इसने पिथौरागढ़ के थल में 1000 देवल का मंदिर का क्या किया था? निर्माण किया था, जिसे जगन्नाथ मिस्त्री ने बनाया था। क्या कहते हैं? जगन्नाथ। इसके कार्यकाल में जगन्नाथ मिस्त्री नामक मिस्त्री ने तुम्हारे पास बनाया था 1000 टेबल। देखो इसका एक हाथ नहीं था, ठीक है। इसने एक हाथ की बदौलत इतना अच्छा क्या बनाया तुम्हारे यहाँ पे? मंदिर बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं? 1000 देवल मंदिर कहते हैं, जो कि हमारे पिथौरागढ़ के कहाँ पर है? थल नामक स्थान पर पड़ता है, ठीक है। इसने घोड़ा खाल में गोलू देवता का मंदिर भी बनाया था, ठीक है। एक गोलू देवता मंदिर तुम्हारे पास चिताई कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। लेकिन जो तुम्हारे पास नैनीताल के घोड़ा खाल में अगर गोलू देवता का भी आता है तो तुम्हारे पास अल्मोड़ा में भी है और नैनीताल में भी है, ठीक है। नैनीताल में भी है। जो नैनीताल के घोड़ा खाल में जो गोलू मंदिर बना था, कौन सा मंदिर? गोलू मंदिर बनाया था, वो तुम्हारे पास किसने बनाया था? बाज बहादुर चंद्र ने। और इसने, अब देखो मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हारे पास शाहजहां था, ये कहीं ना कहीं देखो 1655 में इसने इसका साथ दिया था, तो कहीं ना कहीं ये इसका चेला रहा होगा। किसका? शाहजहां का। कौन? बाज बहादुर चंद्र। देखो उसने 84 माल परगना भी दे दिया, ठीक है, यहाँ का तराई वाला भाभा क्षेत्र भी दे दिया। तो इसने कहीं न कहीं जैसे जिस प्रकार से शासन दोबारा कौन करता? शाहजहां करता, उसने अपने मतलब कि प्रशासन को इस तरह से बनाने के लिए यहाँ पे क्या करा? यहाँ पे अलग-अलग पद बनाए, ठीक है? तो उसने उनको कार्यों के अनुसार जो जिस प्रकार का काम कर रहे हैं उस कार्य के अनुसार उसको उसका क्या कराया? नामकरण किया। क्या? नामकरण किया, ठीक है? अब मतलब कि जो पानी भरने का काम कर रहा है, क्या करता है? पानी भरने का काम करता, उसका नाम उसने क्या कराया? उसके कार्य के अनुसार पन्नीरू। क्या बोला उसको? पन्नीरू। और जो मतलब कि सुबह-सुबह राज दरबार में सबको क्या करता? सुबह-सुबह उठाता था, मतलब कि हर हर बोल बोल के, ठीक है। तो उसने उसने कौन सा नाम दिया? हर बोला, ठीक है। ठीक हो गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे उसने एक नाम दिया मठपाल। मठ मतलब मंदिर, मठ मतलब मंदिर, और पाल मतलब सुरक्षा करने वाले को हम क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। तो वो मंदिरों की सुरक्षा करने वाले कर्मचारियों को उसने कौन सा नाम दिया? मठपाल। जैसा आप लोग सुन रहे, मतलब कि बहुत बड़ी हस्ती है, कौन? यशोधर मठपाल का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। यशोधर मठपाल का, ठीक है। बहुत
इंपॉर्टेंट है मत्स्यधर्मा टालजी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे जो केव पेंटिंग्स होती है, गुफा चित्र होते हैं, उसके लिए तुम्हारे पास कौन फेमस है? यशोधर मठारजी, ठीक है। एक हमारे पुरातात्विक और एक इतिहासकार भी है, ठीक है, जिनका कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यों इनका यहाँ पे भीमताल में अपना ही खोला हुआ क्या एक म्यूजियम है। क्या है? भीमताल में इनका अपना ही एक क्या है पूरा म्यूजियम है। कभी आप लोग वहां जा सकते हैं। कहाँ पे? भीमताल में, ठीक है। तो इसी इसी कार्य के लिए इनको ये सुधर्मा जी को 2006 में तुम्हारे पास क्या मिल रहा है? पद्मश्री क्या मिल रहा है? पद्मश्री भी मिल रखा है इनको, ये सुधर्मा टाज, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मठपाल जी कौन थे? इनकी जो मठपाल जो इनकी कास्ट है अभी, जो इसका वो किसने किया था? बाज बहादुर चंद ने किया, ठीक है। बाकी बाज बहादुर चंद से इंपॉर्टेंट यही है कि इसको किसने क्या उपाधि दी थी? इसने गढ़वाल पे क्या अटैक करा 1655 में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसने नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से कहाँ स्थापित किया था? अपने राज मतलब कि मल्ला महल में स्थापित किया था, ठीक है। बाकी इसने सबसे इम्पोर्टेंट तिब्बती अभियान में हुणों का दमन किया था, ठीक है। बाकी बाज बहादुर चंद से इम्पोर्टेंट ये है। और इसको थोड़ा एक चीज देने की सबसे मतलब कि देखो ना, 1638 से 1617 ये एक बूढ़ा था, क्या था? बूढ़ा था, ठीक है। इसलिए इसके लिए एक तुम्हारे पास कहावत देते हैं वहां के लोग, उम्र भयो 80। क्या बोलते हैं? उम्र भयो 80। ये थोड़ा इसको देखना कि उम्र भयो 80 नकल सॉरी अकल गयो नसी, अकल गयो नसी, ठीक है। अगर आता है कि कभी अगर आगे पेपर में सब कि ये कहावत चंद जो वहाँ के लोग थे, जनता थी, वो किस राजा के लिए ये कहावत बोलते कि उम्र भयो 80, मतलब कि उम्र कितनी होगी इसकी? और इसके अगले कहाँ चले गए बाल? नसी चले गए, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास किसके लिए कह रखा है? ये सॉरी बाज बहादुर चंद को खा गया, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा क्लास लंबी हो रही है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट के कारण कंटिन्यू क्लास नहीं आ पाई है, उसी के लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए आज क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। जय हिंद।